हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। मैं तृप्ति दुबे UIS अकेडमी कोरबा से। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो फॉरेस्ट्री के ऊपर है। फॉरेस्ट्री के ऊपर वन एवं आदिवासी से रिलेटेड अपन एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए वन और आदिवासी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जो आदिवासी हैं वो प्राचीन काल से ही वन में निवास करते थे, वन पर पूरी तरह से डिपेंड रहते थे। उनके जो जीवन है उसको अरण्यक जीवन कहा जाता था, क्योंकि वन में ही उनको सब चीज़ मिल जाता था। मतलब बोलना चाहिए वन में रहते थे, जीव जंतुओं के साथ खेलते थे, उनका शिकार करते थे, फ्रूट्स वगैरह वहाँ से खाते थे, औषधि का निर्माण करते थे। ठीक है, इस प्रकार से लकड़ी, ईंधन ये सब बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। वहाँ बहुत सारे वृक्षों को देवी देवता स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते थे। तो ये प्राचीन काल से जब इस पृथ्वी का बोलना चाहिए स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, उस टाइम से जो वनवासी हैं वो जो है वन में निवास करते थे और उनका वन से जो संबंध है बहुत ही गहनता और बहुत ही घनिष्ठतापूर्ण रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो मनुष्य वन में निवास करते थे, मतलब जो वनवासी थे वो, है ना, तो वन में अपनी संपन्न जो जैविक क्रियाएं हैं वो सब वहीं से क्या करते थे, वो मतलब टोटली उनको वन में ही रहना होता था, वन से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस चक्कर में वो क्या समझते थे, अपने आप को उस वन का मालिक समझने लगते थे। ठीक है, ऐसा होता था। वन में आराम से रहते थे, वन में आराम से राज्य किया करते थे और क्या करते थे, वन का अपने आप को स्वामी समझते थे। फिर क्या हुआ, जब 19वीं सदी आई तो 19वीं सदी में जो वन है वहाँ पर सरकारों ने अपना अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, जो उनका बोलना चाहिए वन पर जो अधिकार था वनवासियों का, वो थोड़ा बहुत उनसे वापस लिया गया, क्योंकि वो संपूर्ण राजा समझते थे वन का। लेकिन 19वीं सदी के बाद जो वन है उसमें उनके जो बोलना चाहिए लिमिट्स हैं वो उनको बताया गया कि वन में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप यूज कर सकते हो, इन्हीं जगह पर आप जा सकते हो, ये वाला जो जगह है वो जंगली जानवरों का। इस टाइप से वन को डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आदिवासियों को उनकी लिमिट्स, उनकी सीमाएँ बताएंगी कि वन संपूर्ण वन पर आपका अधिकार नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ जगह है जहाँ पर आप चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन हर जगह पर आप नहीं फैल सकते। ये सारी चीज़ें जब 19वीं सदी में वन पर सरकार का अधिकार हुआ तब उनको ये सारा चीज़ बताया गया। इसके पश्चात जो स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमको, उसके बाद 1952 में फिर से एक राष्ट्रीय वन नीति आया जिसको हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधिकारियों को, मतलब बोलना चाहिए अधिकारियों के साथ साथ जो वन में कार्यरत अधिकारी हैं उनको उनका अधिकार तो बताया ही गया, लेकिन साथ में जो वनवासी वन में निवास करते हैं उनके बहुत सारे अधिकारों में कटौती की गई, उनको उनकी सीमाएँ बताया गया, क्या चीज़ वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात जब 1952 में फिर से राष्ट्रीय नीति लाई गई उसमें ये सारा चीज़ बताया गया। तो देखते हैं सन 1952 की राष्ट्रीय नीति में किन किन चीज़ों को ऐड किया गया है। देखिए, स्वतंत्रता से पहले 1894 में एक वन नीति लाई गई थी, ये मैंने आपको बताया है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, 1894 में जो वन नीति लाई, इसमें क्या हुआ था, पहले जो आदिवासी रहते थे वो संपूर्ण वन पर अपना अधिकार समझते थे, स्वयं को वन का स्वामी समझते थे और वन से प्राप्त जितने भी ईंधन, फ्रूट्स, जानवर, जंतु, वृक्ष, लकड़ी, फल, फ्रूट्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम, उन सब पर अपना अधिकार समझते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1894 की पहली वन नीति आई तो उसमें हुआ क्या, सरकार ने वनों का पहला जो प्रभाव है, मतलब सरकार का वनों पर जो अधिकार है वो इस नीति में पता चला। उसमें क्या हुआ, आदिवासियों को यह चीज़ बताया गया कि अब ये जो पूरा जंगल है तुम इसके स्वामी नहीं हो, इसका जो अधिकार है इस पर सरकार का अधिकार रहेगा। हाँ, तुमको कुछ जगह जरूर दे दिया जाएगा जिसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्रता हुई, उसके बाद सन 1952 में क्या हुआ, फिर से एक राष्ट्रीय वन नीति लाई गई जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। देखिए, सन 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें निम्न चीज़ों को ऐड किया गया है। पहला, निजी वनों को राज्य सरकारों के अधीन लाया गया, मतलब जितने भी निजी वन थे उनको राज्य सरकार का अधिकार हो गया उन पर। दूसरा पॉइंट, वनों में निःशुल्क चराई की सुविधा समाप्त की गई। इससे पहले क्या होता था, वन में जो आदिवासी रहते थे बहुत सारे पशुओं का पालन भी करते थे, तो वन में कहीं पर भी वो लोग चारागाह बनाकर अपने पशुओं का चराई के लिए उनको दे दिया जाता था स्थान। लेकिन जैसे ही 1952 की राष्ट्रीय नीति आई, कहीं पर भी चारागाह बनाने का जो नियम था इनका उसको छुटाया गया। मतलब बोला जा रहा है
कि निःशुल्क चराई की सुविधा समाप्त की गई। अगर आप कहीं पर चारागाह बना रहे हो तो उसके लिए आपको सरकार को शुल्क देना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ये नियम लाया गया कब? 1952 की राष्ट्रीय नीति में। तीसरा बोल रहा है खेती के लिए वन भूमि देने संबंधी छूट वापस लिए जाने से आदिवासी प्रभावित हुए। क्या बोला जा रहा है? आदिवासियों को खेती के लिए भी जो वन भूमि दी गई थी उसको भी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया, जिससे कि आदिवासियों में आक्रोश की भावना देखने को मिली थी। तो ये था हमारा 1952 का जो राष्ट्रीय नीति था। पहली बार सरकार का अधिकार वन पर कब हुआ था? 1894 में। दूसरी नीति कौन सी आई? राष्ट्रीय वन नीति। कब? 1954 में, जिसमें क्या बताया गया? ये सारी चीज बताया गया कि आप कहीं पर को भी चारागाह नहीं बना सकते हो। इसके साथ साथ जो उनको भूमि दी गई थी कि आप वन क्षेत्र पर खेती कृषि का कार्य कर सकते हो, वो उनसे वापस ले लिया गया। ये सारा चीज हुआ 1952 में, राज्य सरकार के अधीन आ गया। अभी तक सरकार के अधीन था, लेकिन 1952 के बाद जो वन है उस पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया। ठीक, उसके बाद 1952 के बाद हम देखेंगे 1988 की राष्ट्रीय नीति। ये क्या था? देखिए 1988 का जो राष्ट्रीय वन नीति आया उसमें सघन वनीकरण कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक रूप से वन क्षेत्र का विस्तार किया गया। कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए जो सामाजिक वन नीति के अंतर्गत था, और कुछ कार्यक्रम किए गए जो सघन वन नीति के कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को शिक्षित बनाया गया, पर्यावरण के बारे में उनको समझाया गया। वे लोग जो वन में निवास नहीं करते थे, उनकी बात हो रही है। जो वन में निवास करते थे उनको तो अच्छे से वन का वैल्यू पता था, लेकिन जो वन में निवास नहीं करते थे, शहरी क्षेत्र के लोग हो गए, तो इन लोगों को क्या किया गया? इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक रूप से वन क्षेत्र का विस्तार किया गया, वनों के बारे में उनको अवगत कराया गया, ताकि आप वृक्ष लगाएं और वनों का विस्तार करें। ठीक है, कब की? 1988 की बात हो रही है। फिर क्या हुआ? प्राकृतिक वनों को संरक्षित कर अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। प्राकृतिक वन को संरक्षित किया गया, ये बताया गया लोगों की कि अपनी जो प्राकृतिक वन है उसको संरक्षित कीजिए और अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा कीजिए। मतलब वृक्ष का जो अंधाधुंध कटाई लगातार हम देख रहे थे, बड़े बड़े कारखाना बनाने के लिए किया जा रहा था, ईंधन के रूप में किया जा रहा था, जिससे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्यावरण का ह्रास हो रहा था और उसका प्रभाव भी हम सब पर पड़ रहा था। किसी को दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था, तो इससे लगातार पर्यावरण का ह्रास हो रहा था। तो इस कारण से बोला गया कि बहुत अधिक मात्रा में आप वृक्ष लगाओ और अपनी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वनों की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध रूप से हो सके। ठीक है, वन की उत्पादकता को बढ़ाना, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना, वही है। फिर ये वृक्ष जो है इमारती वृक्ष हो सकते हैं, फ्रूट्स वाले वृक्ष हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर ऐसा आप टिम्बर लगा सकते हो जिससे क्या हो सकता है, अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में आपको लकड़ी मिल सके। ठीक है, जिसका यूज़ आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं, जिसके बारे में, इसके बारे में अगर अपन को अध्ययन करना है तो अपने सिल्वीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लियरली एक टिम्बर की खेती किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में बताया गया है। तो वही बोल रहा है, अच्छी किस्म की अगर लकड़ी का उत्पादन कर रहे हो आप, जो कि अच्छी क्वालिटी में अपने को मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी तो सरकार ऐसी योजनाएं चलाएंगी जिसके थ्रू आपका भी जो आर्थिक स्थिति है वह भी सुधरेगा। तो ये सारी चीज़ें आई थी 1988 में। उसके बाद हम देखेंगे जो वन में निवास करने वाले जनजाति हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कितना वन पाया जाता है और उन क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कोई भी जनजाति का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जनजाति कौन से राज्य में निवास करती हैं। ठीक है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए जो हमारा वन वाला क्षेत्र है, देश में लगभग 5000 वन ग्राम है, जिसमें 2 लाख जनजातीय परिवार रहते हैं। कितना, देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि देश में कुल वन ग्राम कितने हैं, तो 5000 वन ग्राम है, जिसमें कि जो जनजाति है उनकी संख्या 2 लाख से भी अधिक है, या हम बोल सकते हैं कि लगभग 2 लाख है। ठीक है, तो ये जनजाति कहाँ निवास करती है इसके बारे में आपको जानना है। तो देखते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं। पहला
प्रमुख जनजाति में आएगा हमारा जो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जाति, कोई सा भी जाति उठाकर आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जनजाति निवास कहाँ करती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे प्योर फॉरेस्ट्री से, ठीक है। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आता है, ये प्योर फॉरेस्ट्री की बात कर रही हूँ। बाकी तो बहुत सारे देखिए इसमें के सिलेबस हैं जो कुछ एग्रीकल्चर में अपना कवर हो जाएगा, कुछ जो है अपने इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगा, लेकिन प्योरली अगर फॉरेस्ट्री की बात करती हूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। इस कारण से इसको ध्यान से पढ़िए, जो जो चीज़ें बताया जा रहा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में। अगर नहीं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर देखिए तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोचा, गुणावा, जटावा, कोंडा कपूर या कोंडा रेड्डी, ये सारी जनजातियों के नाम हैं जो कि आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं। फिर है असम व नागालैंड, यहाँ बोडो जनजाति निवास करती हैं। और डिमशा, गारो, कुकी, मिकिर, मिसिस, बोडो जनजाति बहुत अधिक मात्रा में असम में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जनजातियाँ असम में निवास करती हैं, नागालैंड में भी। फिर झारखंड, झारखंड में संथाल, असुर, बंजारा और बिरहोर, ये जनजाति होती है जो कि कहाँ निवास करती हैं, झारखंड में। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, यहाँ होस, कोरा, खोंडा और बगरी, ये जनजाति हैं जो यहाँ निवास करती हैं। फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हमारे गद्दी, गुर्जर, पंगवाल, किन्नौरी और बकरायल जनजाति निवास करती हैं। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ ये निवास करती हैं मेघालय में। त्रिपुरा में लुशाई, भूटिया और रियांग। फिर कश्मीर में गुर्जर, गुजरात में टोरिया। कश्मीर में सिर्फ एक जनजाति आपको याद रखना है, ये मेन है क्योंकि और भी जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन जो गुर्जर है वो जो है कश्मीर में निवास करती हैं। गुजरात, इसमें टोरिया, बदेली, पटेलिया। छत्तीसगढ़ में कोरकू, भील, बैगा, बैगा जनजाति कहाँ निवास करती हैं आपको पता होना चाहिए। फिर गोंड हो गया, अगरिया हो गया, भारिया हो गया, ये सारी जनजातियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में टोडा, कडार, इकला, अशरदान, ये सारी हैं। नेक्स्ट कर्नाटक में गौडालू और वरली जनजाति हैं। राजस्थान में मीणा, भील, गरासिया और सहारिया, ये जनजाति हैं जो कि प्रमुख रूप से किस राज्य में निवास करती हैं उसके बारे में बताया गया। और ये जनजातियाँ कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जनजाति वनवासी और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ वन एवं आदिवासी से रिलेटेड, ये जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कीजिए, फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके लिए आपको हमारा पीडीएफ परचेज करना पड़ेगा। वहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ जिसको देखकर आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन बनते किस टाइप से हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट की जो चीज़ें वो आप समझ जाइए कि कौन से सन में कौन सी नीति आई थी, या सबसे पहले राज्य सरकार का जो अधिकार है वन पर कब हुआ। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, जिसमें पूरा डिटेल्स इसके बारे में लिखा गया है। कौन कौन से प्रकार के वृक्ष होते हैं, कौन सी आदिवासी किस जगह पर किस वृक्ष की पूजा करते हैं, ये सारा जो कि क्वेश्चन में बनता है तो ये हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है। तब तक के लिए थैंक यू। इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।